हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज ये देखना है अपने को डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से जैसा कि हम लोग मान लें कि कोई सिलिंड्रिकल वायर है ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है? और कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दिस साइड दिस साइड दिस साइड, तो उनका एटम के साथ या पॉजिटिव आयन के साथ कॉलिजन होता है, ठीक है। और इवन एट रूम टेम्परेचर पर थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब यदि टेम्परेचर रेज किया जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो कॉलिजन है, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो विद द आयन्स और एटम्स, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ेगी तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, और थर्मल एनर्जी यदि बढ़ेगा तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, और थर्मल वेलोसिटी बढ़ने से जो रिलैक्सेशन टाइम है, एक्चुअली रिलैक्सेशन टाइम क्या था? रिलैक्सेशन टाइम दैट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। और इस रिलैक्सेशन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ, है ना, मीन फ्री पाथ। लगे हाथों हम लोगों ने एक कंसेप्ट ये देखा, मीन फ्री पाथ क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम टाउ, मीन फ्री पाथ। हालांकि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? व्हेन योर टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी तो कॉलिजन ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा, और कॉलिजन फ्रीक्वेंट होगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। और रिलैक्सेशन टाइम यदि डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी मेटल के केस में, है ना। बात समझ में आई क्या? आ गई, है ना। विनीत टैटू, आ गई बात समझ में? चलिए, तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे, दैट इज टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी कैसे चेंज होता है ना। तो इसके लिए एक इक्वेशन यूँ लिखते हैं, RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी, ठीक है। RT इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी। ये एक्चुअली वेरिएशन बताता है रेसिस्टेंस का विथ टेम्परेचर। और रेसिस्टिविटी लिखें तो रो लिखेंगे, रो T इज इक्वल टू ρ01 प्लस अल्फा टी, वेयर T इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, ठीक है। अमन पटेल, हाँ, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। एंड अल्फा कहलाता है एक्चुअली टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कहलाता है। यानी ये इक्वेशन बताता है कैसे वेरिएशन होगा। R0 इज द रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, RT रेसिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, and alpha is called temperature coefficient of resistance, and T is the temperature, ठीक है। बात समझ में आई? T is the temperature। क्या जूई सकारिया, आगे बात समझ में? तो अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग एक्चुअली अल्फा को डिफाइन भी कर सकते हैं। अल्फा क्या है? तो अल्फा को यहाँ से अगर देखें तो लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0T, ठीक है। ये है अल्फा का वैल्यू, ठीक है। RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, ये अल्फा को यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअली, है ना। व्हाट इज RT माइनस R0? RT माइनस R0 क्या है? RT माइनस R0, यस कलसिया, RT माइनस R0 क्या है?
ये चेंज इन रेसिस्टेंस अपॉन R0, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो रेशियो है RT माइनस R0, RT माइनस R0 अपॉन R0, ये कहलाता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस। ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस, दैट इज RT माइनस R0 अपॉन R0, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज, यानी चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस R, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअली, जैसे फिजिक्स में डिफाइन करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को। इफ़ T इक्वल टू 1 देन अल्फा इक्वल टू दिस मच, T इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि हो, इफ T is equal to 1 degree centigrade, then it will imply alpha is equal to RT minus R0 upon R0, है ना। ये अपने को देता है वे ऑफ डिफाइनिंग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा, है ना। ये हर एक मेटल के लिए अलग अलग होता है। इसका ऑर्डर 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻�6 पर डिग्री सेंटीग्रेड के ऑर्डर में होता है, ठीक है। श्रद्धा समझ में आई? श्रद्धा वगैरह क्या होगा? अल्फा का यूनिट क्या होगा? अगर इसके पहले देखें तो अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0/R0, रेसिस्टेंस अपॉन रेसिस्टेंस, ओम ओम कैंसल, पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो जो अल्फा की यूनिट है एक्चुअली वो क्या है? अल्फा की जो यूनिट होगी वो होगी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ऐसा यूनिट बोलते हैं तो केल्विन बोलते हैं, है ना। ये हो गया क्या? केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। सिमरन, सिमरन डी, है ना। बात समझ में आई? तो अल्फा की यूनिट तो ये होती है। अब इसको डिफाइन कैसे किया? यहाँ से देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा इज इक्वल टू और इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस, इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हो रहा है तो अल्फा बराबर दिस, टी बराबर इतना रखा था अल्फा दिस, और ये क्या था? यह फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, और इसकी ऐसा यूनिट होगी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है। बात समझ में आई, है ना। संदीप, संदीप मालवीय, आ गई बात समझ में? तो ये होती है उसकी यूनिट, है ना। ठीक है। सचिन क्या बोल रहा है? के में डिग्री क्यों नहीं रखा? हाँ, के में डिग्री नहीं लगाते, है ना। ये कन्वेंशन है। केल्विन में डिग्री नहीं लगाते, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस यहाँ लगता है, फ़ारेनहाइट उसमें भी लगता है डिग्री है ना, बट यहाँ केल्विन में नहीं लगता, ठीक है। क्लियर? तो ये अल्फ़ा का वैल्यू है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जो ये वेरिएशन है, वेरिएशन के लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा, क्या है? इस फार्मूले का यूज करेंगे RT इक्वल टू R01 प्लस अल्फ़ा टी। दूसरा फार्मूला भी देखने को मिलता है बुक वगैरह में, क्या रहता है? R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, ठीक है। ये फार्मूला भी होता है ना। जहाँ R1 R2 रेसिस्टेंस है एट डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा अगेन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है, एंड डेल टी इज द चेंज इन टेम्परेचर दैट इज T1 माइनस T2। बट ये फार्मूला लगाना ज़्यादा सही है, हालांकि ये भी एक अप्रोक्सीमेशन है, ये भी क्या है? एक अप्रोक्सीमेशन है ना। क्या? दीक्षा, दीक्षा पाटीदार,
ठीक है, ये भी एक अप्रोक्सीमेशन है। कैसे, ये फार्मूला ऐसे एक्चुअली ये होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, दिस मच, वेर अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है, कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू जो है फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, ठीक है। बट यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, इफ टी इज नॉट सो लार्ज, इफ टी इज नॉट वेरी लार्ज, देन इन दैट केस इसको ऐसा अप्रोक्सीमेट करते हैं और ये फार्मूला यूज करते हैं RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, और जो अल्फा का वैल्यू होता है 10⁻⁴ या 10⁻⁵, 10⁻�6 डिग्री पर सेंटीग्रेड के ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, किसमें, मेटल्स में, है ना, कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर में, धनराज, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर के केस में अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। जो अल्फा है, अल्फा इज पॉजिटिव, दैट इज अल्फा इज ग्रेटर देन 0 फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए, और कंडक्टर्स के केस में अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। यानी अगर टेम्परेचर में राइज होगा, टेम्परेचर में राइज होगा तो रेसिस्टेंस भी राइज करेगा, नहीं, क्योंकि फार्मूला ये है, अगर अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टी का वैल्यू देंगे तो RT भी बढ़ेगा, है ना। तो मेटालिक कंडक्टर के केस में अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, और रेसिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि अगर सफिशेंटली लार्ज टेम्परेचर होगा तो वो इंसुलेटर हो जाएगा, और यदि टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। ऐसा सिंबल बनाना नहीं है तुझे, यहाँ समझने के लिए बना रहा हूँ। व्हेनेवर टेम्परेचर डिक्रीजेज रेसिस्टेंस डिक्रीजेज, और लगभग 0 केल्विन टेम्परेचर पर, इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, 0 केल्विन, है ना, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। तो लगभग 0 केल्विन पर ये रेसिस्टेंस जो है बहुत कम हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, और जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अनुष्का, अनुष्का पाटीदार, आर यू फॉलोइंग, यस, है ना। जब टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर नहीं है, ये मेटल है। व्हेनेवर टेम्परेचर डिक्रीजेज रेसिस्टेंस डिक्रीजेज, और एब्सोल्यूट 0 केल्विन के लगभग नियर सुपर कंडक्टिंग हो जाएगा, यानी हीट डिसिपेशन नहीं होगा, है ना, ठीक है। जैसे कि लेड के केस में बोलते हैं -266 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेड ये सुपर कंडक्टर बन जाता है ना। अब ये हुआ कि ये वेरिएशन ऐसा होता क्यों है, वाई इट इज सो, ऐसा वेरिएशन क्यों होता है मेटल के केस में, इसको हम लोग दूसरे वे में भी बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बता सकते हैं, अनुज परमार, हम लोगों ने रेसिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन देखा था लास्ट क्लासेस में। रेसिस्टिविटी इज गिवन बाय रो इज इक्वल टू m/n/e² tau, and what is resistance, it is R is equal to rho L/A, then it will employ resistance R is equal to what, rho m/n/e² tau L/A, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो गया रेसिस्टेंस के लिए, क्लियर। रेसिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन है R इक्वल टू m/ne² tau rho L/A, वह टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। अमृता विश्वास, ठीक है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, व्हेनेवर टेम्परेचर इंक्रीजेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, व्हेनेवर टेम्परेचर इंक्रीजेज
टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा। और यहाँ हम लोगों ने देखा था कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। रेसिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है, मोर फ्रीक्वेंट कॉलिजन हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन डिक्रीज होगा। तो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, रेसिस्टेंस विल इंक्रीज। इसलिए मेटालिक कंडक्टर में ऐसा होता है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे समझ में। आरती परमार, ठीक है। बट इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, है ना, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो अल्फा का वैल्यू होता है लेस देन 0 होता है, यानी निगेटिव होता है। अल्फा का वैल्यू निगेटिव है, RT = R01 + अल्फा टी, अल्फा निगेटिव है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रेसिस्टेंस है उसका घटेगा। टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, तरुण जाटव, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि रेसिस्टेंस में क्या देखा हम लोगों ने, रेसिस्टेंस इज गिवन बाय ρL/A। रो का क्या था वैल्यू, m/n/e²τL/A। ठीक है, केवल जब टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। यहाँ से देखें तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम एंड आल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, ध्यान देना इस एक्सप्रेशन पर। यशवर्धन, यस, इफ यू आर इंक्रीजिंग, यशवर्धन, ठीक है, क्या है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है एंड आल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, वहाँ एक्चुअली चार्ज कैरियर्स का नंबर है। तो मेटल के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है, ध्यान देना, मेटल के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो केवल रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है और किसी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता। n जो चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें चेंज नहीं होता, एप्रिसिएबल चेंज नहीं होता। बट इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन एंड होल के कारण होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सुनिधि लेवे, जो सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन एंड होल के मूवमेंट के कारण होती है ना, यानी वहाँ जो चार्ज कैरियर्स है वहाँ इलेक्ट्रॉन भी होता है, होल भी होता है। और सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ये घटेगा रिलैक्सेशन टाइम, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। बट टेम्परेचर बढ़ने से ये जो चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन एंड होल की डेंसिटी, ये डेंसिटी बढ़ती है ना, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे, है ना। तो n बढ़ेगा और n के बढ़ने से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, n बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, इसलिए ये इफेक्ट वहाँ डोमिनेंट होता है। दोनों ही बातें हो रही हैं, ध्यान देना। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घटेगा रिलैक्सेशन टाइम, तो रेसिस्टेंस बढ़ना चाहिए। बट उसके साथ टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर के केस में n नंबर डेंसिटी जो चार्ज कैरियर्स का है वो बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा और इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये इफेक्ट ज़्यादा होता है। दैट्स व्हाई व्हेन योर टेम्परेचर इंक्रीजेज इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर देन रेसिस्टेंस डिक्रीजेज। बात समझ में आई? ठीक है। सुमित पाटीदार, आगे बात समझ में? तो ये कभी कभी पूछे भी जाते हैं क्या कि व्हेन योर टेम्परेचर चेंजेज देन व्हाट विल बी द इफेक्ट इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर।
तो हम लोग सबसे अच्छा तरीका है कि रेसिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन लिख लें या रेसिस्टिविटी के लिए लिख लें। अगर रेसिस्टिविटी बढ़ेगी घटेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा घटेगा, है ना, और फिर उस केस को जस्टिफाई करें। बात समझ में आई? तो हम लोग क्या कह रहे थे, व्हेन एवर टेम्परेचर इंक्रीजेज, सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस डिक्रीजेज, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर में फर्दर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस में फर्दर डिक्रीज होगा, और सफिशेंटली लार्ज टेम्परेचर पर ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन क्या होगा, देन ये सुपर कंडक्टर नहीं बनेगा, जैसे वहाँ हुआ था सर, उल्टा हो जाएगा। उल्टा नहीं होगा, क्या होगा, जब ये कंडक्टर बन गया, अब टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस घटता गया, सफिशेंटली लार्ज टेम्परेचर पर ये कंडक्टर बन गया, सेमीकंडक्टर। अब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। टेम्परेचर कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो अब क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ने लगेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ने लगेगा, है ना। ठीक है, और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर के घटने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर के घटने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, शिवांश, शिवांश, है ना, जस्टिफाई योर नेम। चलिए, टेम्परेचर अगर घटता है, टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अल्फा का वैल्यू निगेटिव है, किस में, सेमीकंडक्टर के केस में। तो जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, नियरली 0 केल्विन पर, तो रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। नहीं, इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाएगा, यानी 0 केल्विन पर ये क्वेश्चन भी आते हैं कि एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। भाई बात समझ में आई? ठीक है, संदीप परमार, है ना। आगे बात समझ में। और इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, सेल होता है ना, उसमें सॉल्यूशन, जैसे कॉपर सल्फेट NaCl सॉल्यूशन है ना, सेल है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड्स, इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में एक्चुअली जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा डाइल्यूट होगा, ये थिक था तो थोड़ा डाइल्यूट, पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, जिसके कारण जो आयंस का मूवमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस के मूवमेंट के कारण होता है करंट, है ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थोड़ा थिन हो जाएगा सॉल्यूशन, तो फ्रीक्वेंट मूवमेंट होगा, तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस कम होगा, है ना। तो ये था वेरिएशन। वेरिएशन किसका, टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस का। ठीक है, साक्षी परमार। आगे बात समझ में, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी हम लोगों ने हेडिंग डाली थी। तो रेसिस्टिविटी के लिए क्या कर सकते हैं, रेसिस्टिविटी के लिए हम लोग लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टर्म। ये एक्सप्रेशन लिखा था हम लोग ने रेसिस्टिविटी के लिए। ठीक है, यस, रेसिस्टिविटी के लिए ये एक्सप्रेशन लिखा था, रो इज इक्वल टू दिस मच, है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ भी वही इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, जैसे RT लिखा, यहाँ भी लिखते हैं रो T इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा T। ये इक्वेशन यूज करना ज़्यादा अच्छा है। वो भी कर सकते हैं जो सेकंड बताया था कि रो 2 इज इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा डेल T, बट उसके लिए अल्फ़ा का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए। अगर अल्फ़ा का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। ये एक्यूरेट है, ये दोनों ही केस में सही है। तो ट्राई टू फॉलो दिस वन।
है ना। बात समझ में आई, आ गई। साक्षी, साक्षी जाट, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से भी दिख रहा है सेम बातें हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा मेटालिक कंडक्टर में अल्फा पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मेटालिक कंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी बढ़ेगी और सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी घटेगी, ठीक है। जो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल, लैब वगैरह में देखोगे स्टैंडर्ड रेसिस्टर या स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल्स जो बनाए जाते हैं वो अलॉयज के बनाए जाते हैं, है ना। अलॉयज के बनाए जाते हैं। क्यों अलॉयज? जैसे मैंगानीन है, मैंगानीन, और कॉन्स्टेंटन, ये कुछ नाम याद रखना जरूरी है। कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम, नाइक्रोम जो निकेल और क्रोमियम का अलॉय है, ये भी मैंगानीन, ये सारे अलॉय हैं, है ना। ये जो अलॉय होता है एक्चुअली, है ना, क्या राम बाबू, ये जो अलॉय है ना इसका नाम याद रखना जरूरी है। क्या क्या है? मैंगानीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, है ना। तो इनका यूज होता है स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल बनाने में। क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन बनता है। इसलिए कि जो अलॉयज के केस में जो अल्फ़ा का वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, बिकॉज अल्फ़ा इज वेरी वेरी स्मॉल, अल्फ़ा का वैल्यू बहुत कम होता है। और रेसिस्टिविटी इसकी हाई होती है। रेसिस्टिविटी हाई है तो छोटा भी कॉइल लेंगे, 1 मीटर का भी लिया तो क्या उसका एप्रिसिएबल रेसिस्टेंस होगा। एंड अल्फ़ा का वैल्यू कम होता है, इसका क्या बेनिफिट है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस कम होने से टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है वो कम होता है, बिकॉज रो टी इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फ़ा टी। अल्फ़ा का वैल्यू यदि कम है तो वेरिएशन कम होगा, है ना। इसलिए जो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस हैं या स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल हैं ये अलॉय के बनाए जाते हैं, मैंगानीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम। और अल्फ़ा का जो वैल्यू है एक्चुअली रेसिस्टेंस के केस में भी लिया, रेसिस्टिविटी, दोनों का वैल्यू हालांकि थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है, बट अपन सेम उसको मान सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। बात समझ में आई? आ गई। राहुल, राहुल कुंभकार, आ गई बात समझ में? हाँ। और राधे, राधे श्याम, आ गई बात? चलिए, तो ये सारी बातें हैं, है ना। अब आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले क्या, आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रेरक, है ना, बातें हो जाएं। क्या कहा जाता है? किन राहों से दूर है मंजिल, किन राहों से दूर है मंजिल, किन राहों से दूर है मंजिल, कीर्ति परमार, है ना। किन राहों से दूर है मंजिल, कौन सा रास्ता मुश्किल है। यानी कोई भी मंजिल किसी भी राह से चलो दूर नहीं है। किन राहों से दूर है मंजिल, कौन सा रास्ता मुश्किल है, कोई रास्ता मुश्किल नहीं है ना। किन राहों से दूर है मंजिल, कौन सा रास्ता मुश्किल है। हम भी जब थक बैठेंगे, हम भी जब थक बैठेंगे औरों को समझाएंगे। यानी मैं भी थका नहीं हूँ, मेरे अनुसार क्या है, किसी राह से चलो मंजिल दूर नहीं है, कोई सा रास्ता मुश्किल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं भी थका नहीं हूँ, अगर थक जाऊँगा तो दूसरों को समझाऊँगा, नहीं यार ये रास्ता मुश्किल है। वंस अगेन आज का थॉट क्या है? किन राहों से दूर है मंजिल, कौन सा रास्ता मुश्किल है। हम भी जब थक बैठेंगे औरों को समझाएंगे। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? नारायण, 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 आगे बात समझ में? नवल बड़ौद, एक साथ एक नाम वाले, हाँ, यानी एन से स्टार्ट हो रहा है। चलिए बात हो गई ख़त्म। उसके बाद हम लोग एक इस पर सिंपल न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल, है ना। क्या राधे श्याम ने बोला सर एनसीईआरटी सॉल्व करवाओ। एक्चुअली एनसीईआरटी क्या, ये भी प्रॉब्लम एकदम सिंपल है ना। एससी वर्मा नाम से थोड़ा भारी डर जाते हैं अपन, बट प्रॉब्लम सिंपल है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसलिए हम लोग इसको लेते हैं। एनसीईआरटी तो पास में है ही। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। करें कि नहीं सॉल्व? करें। हाँ, नेहा यादव, नेहा यादव, पंकज,
पंकज है, चलो पीयूष पाटीदार। चलिए, तो प्रॉब्लम यहाँ लिखा हुआ है रेसिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एंड ए कॉपर वायर एट 20 डिग्री सी आर 3.9 ओम एंड 4.1 ओम रिस्पेक्टिवली। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेसिस्टेंस विल बी इक्वल? किस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस इक्वल होगा? ठीक है, बाकी टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया हुआ है, क्या लक्षा सोनी दिया हुआ है ना? चलो प्रेजेंट हो लक्षा सोनी, यस। तो इसको बनाओ, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन दिया हुआ है एंड कॉपर दिया हुआ है। नेग्लेक्ट एनी थर्मल एक्सपेंशन, जब भी हीटिंग होगी तो थोड़ा थर्मल एक्सपेंशन होता है, बोलता है कि उसको नेग्लेक्ट करो। ठीक है, जिगीसा समझ में आई? जिगीसा, हरि ओम, हरि ओम। तेरे नाम लेने से भगवान का नाम आ जाता है। गोपाल कृष्ण है ना, गोपाल, कितना बढ़िया नाम है। डू जस्टिफाई योर नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं कह रहा। चलिए, तो क्या इक्वेशन यूज करेंगे जो हमने बोला था, आर टी इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी। इसको बनाओ, है ना? तो ये यूज करेंगे। पहला क्या केस है? आयरन का केस है ना? तो इसको लिखेंगे R ऑफ Fe बराबर क्या होगा? R ऑफ Fe एट 0 डिग्री सी, सॉरी ये तो सही है, इंटू 1 प्लस अल्फा। अल्फा कितना दिया हुआ है? अल्फा आयरन का कितना दिया हुआ है ये देखना है अपने को, है ना? कितना है गोलू? अल्फा बताओ यार, आयरन का दिया हुआ था ना 5 इंटू 10 टू द माइनस 3, 5 इंटू 10 टू द माइनस 3 है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3t। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। क्लियर? आर एफ इजिकल टू आर एफ 0 पर, क्योंकि ये 20 पर बता रहा है, तो टी भी अपने को पता है, नहीं टी पता है ना? टी पता है, यस। तो टी के लिए हम लोग लिख दें यहाँ पर, एक्चुअली टी के लिए लिख देंगे, है ना? टी कितना है? टी लिखेंगे दिस मल्टीप्लाइड विथ 20, है ना? टी कितना है? 20 है, नहीं बोलो, यस। चलिए, तो आर एफ ई कितना होगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया हुआ है इतना। आर एफ ई 01 प्लस अल्फा का वैल्यू रखा आयरन के लिए, जो अल्फा दिया हुआ है रेसिस्टिविटी, कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, एंड व्हाट टेम्परेचर टी दिया हुआ है। ठीक है, और आर एफ ई दिया हुआ है एक्चुअली कितना है? 3.9 ओम। तो ये हो जाएगा 3.9 इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ Fe आयरन एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 20, 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। यहाँ से आर एफ ई 0 निकाल लेना। आज मैं पूरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने वाला, आर एफ ई 0 निकल जाएगा। ठीक है, आर एफ ई 0 कितना हो गया? यहाँ से देख लो 3.9 इधर है ना, अपॉन में ये पूरा आ जाएगा, तो कितना हो गया ये? तो 100 1/10, तो 11/10 दैट इज 1.1, 39/11, है ना? ये हो गया, मान लो ये इक्वेशन 2 है। तो ये हो गया 2। उसी तरह दूसरा इक्वेशन ले लो, दैट इज क्या? कॉपर का दिया है, आर कॉपर एट 0 डिग्री सी, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस अल्फा कितना दिया हुआ है? दीपक पाटीदार, अल्फा 4 शायद था, है ना? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और टी है 20। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाता है। क्लियर है ना? दीपेश राठौर, आर यू देयर? दीपेश, हाँ देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्चुअली, यहाँ से, और आर सी यू अपने को दिया हुआ है, आर सी यू कितना दिया हुआ है? आर सी यू शायद 4.1 ओम है, तो 4.1 इज इक्वल टू आर सी यू 0 इंटू 1 प्लस, है ना? और ये हो गया कितना? 80/1000, 0.08,
क्लियर? तो यहाँ से RCU 0 निकल जाएगा, है ना? क्या? अंकिता मालवीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4.1 बराबर यानी RCU 0 कितना निकल गया? RCU 0 4.1 अपॉन 1.08, 4.1 अपॉन 1.08, यही है ना? 4.1 अपॉन 1.08, सही है, ठीक है। तो ये निकल गया, मान लें ये इक्वेशन क्या 4 हो गया। तो हम लोग पहले देखें क्या निकाला, एक RFE 0 निकाल लिया, 39/11, पॉइंट हटा दे तो 39/11 हो गया। बात समझ में आई? ठीक है। अंकित गोटवाल, अंकित जी, आ गया समझ में? अंकित जी हो गया। हाँ, क्या हो गया? RFE 0 निकल गया अपने को 39/11, RFE 0 एंड RCU 0 भी इतना निकल गया। अब क्या करना है अपने को? कंडीशन क्या दिया हुआ था? किस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस बराबर होगा, यानी RFE दिस वन, RFE बराबर, मान लें T टेम्परेचर पर दोनों का रेसिस्टेंस बराबर हो गया। अनिल, ठीक है, अनिल अहरवार, क्या माना कि T टेम्परेचर पर दोनों का रेसिस्टेंस सेम हो गया। अभी तो हम लोगों ने ये 0 वाला निकाला। और RFE बराबर हो जाए किसके? RCU के, है ना? और वो किस टेम्परेचर पर? मान लिया T टेम्परेचर पर। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन RFE बराबर RCU, और यहाँ वैल्यू रख देना है। RFE बराबर क्या होगा? RFE 0 कितना आया था? 39/11, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू आयरन के केस में 5 इंटू 10⁻³ इंटू T, 1 प्लस अल्फा T। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये होना चाहिए, ठीक है। अभिषेक, आर यू देयर? नहीं दिख रहे हो। अभिषेक, है ना, पाटीदार। तो क्या हो गया? अब ये RFE बराबर होगा RCU, और CU का कितना है? CU 0 4.1, दैट इज 41 अपॉन 10.8, 41 अपॉन 10.8, और मल्टीप्लाइड विथ हो जाएगा 1 प्लस अल्फा कितना है? 4 है यहाँ, तो 4 इंटू 10⁻³ अल्फा T हो गया, ठीक है। अब इसमें एक ही अननोन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक ही अननोन दिख रहा है, आकांक्षा बघेल। तो तुम अपनी अनुसार, इच्छा अनुसार इसको बनाओ, है ना। तो क्या हो गया? 39/11, RFE 0 था, RFE 0 39/11 इज इक्वल टू, क्या हो गया? RFE 0 1 प्लस अल्फा T। अल्फा आयरन का इतना ही है ना, देख लें एक बार, चेक कर लें। हाँ, आयरन का इतना है, कॉपर का 4 इंटू दिस है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली तो ये कंडीशन मिल गया अपने को, दिस मच इज इक्वल टू दिस मच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। बात आई समझ में? जोई शकारिया आ गई, प्रवीण, अमन आ गई, सत्यम रस्तोगी, सत्या आ गई। बात समझ में? चलो सॉल्व करो सारे लोग। तो दिस इज इक्वल टू दिस, एक इक्वेशन फ्रेम हो गया। यहाँ से T का वैल्यू तुझे निकालना है, और वो कितना आएगा? वो कुछ आएगा यार, आएगा ना? कितना आएगा T का वैल्यू? T का वैल्यू आएगा कितना? जितना आना चाहिए, और कितना आएगा? कुछ तो आएगा, 84.5 डिग्री सेंटीग्रेड, शायद इतना आना चाहिए, है ना। देख लेना सॉल्व करके, 84.5, है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एस.सी. वर्मा साहब का क्वेश्चन नंबर 15 है शायद, 15। तो उसका आंसर देख लेना, शायद यही है। और इसको तुम सॉल्व करना, तो नियर बाय भी आ गया, चलो 90 के लगभग भी आ गया, तो आंसर इज करेक्ट, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है।
बट कंसेप्ट क्या है, माइंडेड। कंसेप्ट क्या था कि अपने को फार्मूला यूज करना है RT = R0 1 + α/t। ठीक है, क्लियर। चलिए चलें विवेक। हाँ, थैंक यू, हैव अ गुड डे।